जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ जानकारियां दूंगा। जैसा कि आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, बड़ी खबर, कैबिनेट की बैठक खत्म। दोस्तों, जैसा आपको पता है, आज कैबिनेट की एक मीटिंग थी, यूनियन कैबिनेट की, जिसमें कुछ घोषणाएं होनी थी। लेकिन सुबह से ही सोशल मीडिया पे आपको बताया जा रहा था कि आज यूनियन कैबिनेट मीटिंग में डीएडीआर की घोषणा हो सकती है, जुलाई से बढ़ने वाले, या फिर OROP 3 की घोषणा हो सकती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा सोशल मीडिया पे बताया जा रहा था। तो दोस्तों, क्या आज डीएडीआर की घोषणा हुई, जुलाई से बढ़ने वाले, या फिर OROP 3 की टेबल्स आई, या फिर OROP 3 की घोषणा हुई यूनियन कैबिनेट में? इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। फिर दोस्तों, हवलदार की पेंशन 25,000 OROP 3। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको कुछ रैंकों की पेंशन बताने वाला हूं जिनको नुकसान हो रहा है 7 CPC में, या फिर जो पेंशनर्स 1 जुलाई 2019 के बाद आए हैं अभी तक, उनको भी नुकसान हो रहा है। किन रैंकों को नुकसान हो रहा है उसकी भी मैं आपको कुछ जानकारियां दूंगा। और भी कुछ जानकारी हैं, जैसे 15 लाख अमाउंट के बारे में, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जो मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिलते रहे। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट, नायब सूबेदार से लेके ऑनरी कैप्टन तक सिर्फ नुकसान ही नुकसान है पेंशन पर। जो पेंशनर्स 1 जुलाई 2019 के बाद पेंशन आए हैं, जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जेसीओज रैंक की और एफसीओज रैंक की, नायब सूबेदार से लेके ऑनरी कैप्टन तक जो पेंशनर 7 CPC में पेंशन आए या फिर 1 जुलाई 2019 के बाद पेंशन आए हैं, उनकी वाकई में ही बहुत कम पेंशन है। उनकी जो बेसिक पे फिक्स करी जा रही है वो बहुत ही कम फिक्स की जा रही है, जिसकी वजह से उनकी बेसिक पेंशन भी कम बन रही है। और इसका नुकसान पुराने पेंशनर्स भी उठाएंगे जो OROP 3 लेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आगे आने वाले पेंशनर्स की हमें पेंशन ठीक करनी होगी, मतलब हमें नहीं, भारत सरकार को ठीक करनी होगी, ताकि इसका फायदा पुराने पेंशनर्स को मिल सके। ऐसी दोस्तों एक रैंक की मैं बात करूंगा नायब सूबेदार की। 2022 में आए ACP नायब सूबेदार की बेसिक पेंशन सिर्फ 24,400 है, 24,400। और आप पुराने ACP नायब सूबेदार की पेंशन देखिए जो OROP 1 ले रहे हैं, उनकी कितनी है? 26,741। अगर हम OROP 2 की बात करें, उनकी कितनी है? 24,825। ये पेंशन में डिफरेंस है जो मैंने आपको बताया। हालांकि जो 1 जुलाई 2019 के बाद जो नायब सूबेदार है, जो ACP नायब सूबेदार की पेंशन ले रहे हैं, उनकी पेंशन 24,400 है। इससे ज्यादा पेंशन तो हवलदार ले रहा है, इससे ज्यादा पेंशन हवलदार ले रहा है। मैक्सिमम पेंशन 7 CPC में जो अभी हवलदार आ रहे हैं, बिल्कुल दोस्तों, एक मैक्सिमम पेंशन एक हवलदार की 25,000 25,500 के आसपास है, यानी 24,500 से ऊपर है एक हवलदार की पेंशन। और एक नायब सूबेदार को कितनी मिल रही है? सिर्फ 24,400। ये विसंगतियां हैं। हालांकि मैं अपने वीडियोस में बताता रहता हूं कि क्या क्या विसंगतियां हैं, लेकिन सुनने वाला कौन है? भारत सरकार तक कौन पहुंचा रहा है आवाज? ये सोचने वाली बात है। तो आप खुद ही देख रहे हैं, एक नायब सूबेदार की पेंशन, ACP नायब सूबेदार की पेंशन 24,400, बल्कि इनकी होनी चाहिए पेंशन 25,000 से ऊपर, 25,000 से ऊपर। जो पेंशनर्स 1 जुलाई 2014 से 31/12/2015 के बीच में आए हैं, उनके भी दोस्तों 25,000 25,500 पेंशन है, 10,025 का 2.57। और आप खुद ही देख रहे हैं जो 7 CPC में आ रहे हैं, 24,400 पेंशन एक नायब सूबेदार की, एक JCO रैंक की। बहुत दुख की बात है ये। जैसा मैंने आपको बताया, एक हवलदार की मैक्सिमम पेंशन लगभग 25,000 25,500 के आसपास है, क्योंकि इनकी बेसिक सही फिक्स कर रखी है एक्चुअली में। तो दोस्तों, ये सब गलतियां सुधारनी चाहिए भारत सरकार को, तभी पीछे वालों को फायदा मिलेगा, तभी JCOs को SCOs को फायदा मिलेगा, जो अभी तक नहीं मिल पाया है। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। कुछ पूर्व सैनिकों का कहना है कि हम अपना डाटा कहीं नहीं भेजेंगे 15 लाख लेने के लिए, सब फर्जी खबर है। जी हां दोस्तों, कुछ पेंशनर जिला सैनिक बोर्ड गए कि हम अपना डाटा दे रहे हैं, हमें 15 लाख अमाउंट दीजिए, हम अपना डाटा भिजवा रहे हैं। लेकिन साफ जिला सैनिक बोर्ड ने मना कर दिया कि 15 लाख की जो खबर है वो एक झूठी खबर है। आप कोई डाटा मत दीजिए, हमें कोई भी अकाउंट नंबर मत दीजिए।
पता लग रहा है आपके साथ कुछ दुर्घटना हो गई, तो फिर आप हमें बोलेंगे। साफ रिकॉर्ड ऑफिस ने भी मना कर दिया, साफ जिला सैनिक बोर्ड ने भी मना कर दिया। तो अब पेंशनर्स अपना डेटा नहीं भेज रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, परेशान करने वाली बात है, जिला सैनिक बोर्ड, रिकॉर्ड ऑफिस सब मना कर रहे हैं फॉर्म लेने से। जी हाँ दोस्तों, जो आप फॉर्म ले जा रहे हैं या भेज रहे हैं, जिला सैनिक बोर्ड, रिकॉर्ड ऑफिस मना कर रहे हैं कि हम ऐसा कोई फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है। जी हाँ दोस्तों, कुछ हो भी सकता है कि आपके साथ कुछ फ्रॉड हो जाए, क्योंकि आप अपनी डिटेल मेंशन कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो खबर है 15 लाख की, ये फेक नहीं है, ये रियल इंफॉर्मेशन है। बस इस पे अभी कार्रवाई चल रही है DESW डिपार्टमेंट द्वारा। अभी तक कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है कि किन को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब इसके चक्कर में कई पेंशनर्स, पूर्व सैनिक परेशान हो रहे हैं। आप थोड़ा वेट करिए, एकदम से आप जल्दीबाजी मत करिए। जब इंफॉर्मेशन जिला सैनिक बोर्ड के पास, रिकॉर्ड ऑफिस के पास पहुंच जाए, तभी आप कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। आप अपना डेटा भी भेज सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया। अगर जिला सैनिक बोर्ड, रिकॉर्ड ऑफिस नहीं ले रहा, तो आप शांत बैठे रहिए, वेट करिए। अभी ये प्रपोजल है, अभी सिर्फ ये चल रहा है, ऐसा नहीं है कि फाइनल मोहर लग गई है, नहीं, अभी चला है ये। इसलिए आप वेट करिए, वेट करिए, आप इतनी जल्दी आप उतावले मत होइए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। पूर्व सैनिक की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को क्या क्या दस्तावेज देने हैं फैमिली पेंशन और अन्य ग्रांट लेने के लिए, उसके लिए गाइडलाइन चेकलिस्ट जारी हुई है। जी हाँ दोस्तों, एक गाइडलाइन, एक चेकलिस्ट जारी हुई है पूर्व सैनिक की पत्नी के लिए या फिर स्पाउस के लिए, कि पूर्व सैनिक की मृत्यु के बाद कैसे फैमिली पेंशन लेनी है वाइफ को, स्पाउस को। एक तरीके की दोस्तों ये पूरी चेकलिस्ट है, गाइडलाइन है, आप मेरे से ले सकते हैं। सब कुछ दोस्तों उसमें बता रखा है कि पूर्व सैनिक की मृत्यु के बाद पत्नी को, वाइफ को क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होते हैं अपनी फैमिली पेंशन चलाने के लिए, और पूर्व सैनिक की मृत्यु के बाद क्या क्या ग्रांट मिलती हैं वाइफ को, स्पाउस को। सब चीजें अच्छे से समझा रखी हैं। आप पूरी PDF आप ले सकते हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दूंगा, डायरेक्ट आप उस लिंक पे जाइए, उस PDF को खोल के आप पढ़ सकते हैं या फिर पढ़वा सकते हैं वाइफ को, स्पाउस को। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। ECHS बेनिफिशियरीज ECHS एप्लीकेशन का फायदा उठाएं फोन पर। जी हां दोस्तों, एक एप्लीकेशन है ECHS की, फोन पर आप इंस्टॉल करिए, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। उसके जरिए आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं घर बैठे ही, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। और क्या क्या कर सकते हैं, 64 KB ECHS कार्ड का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है 64 KB कार्ड के लिए, तो उसका आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं इस ECHS की एप्लीकेशन पे। फोन पर ही आप चेक कर सकते हैं, चाहे तो आप अपॉइंटमेंट बुक करा रहे हो डॉक्टर का, या फिर आप 64 KB कार्ड का स्टेटस जानना चाह रहे हो, नया कार्ड का। सब काम आप घर बैठे ही कर सकते हैं ECHS एप्लीकेशन के द्वारा। चलते अगली जानकारी की तरफ। यूपीएस राज्यों की सरकारों के लिए अनिवार्य नहीं है। राज्य की सरकारें पूरी तरह से स्वतंत्र है। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करी और वो केंद्र के सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है, तो जो राज्य की सरकारें हैं, स्टेट की जो सरकारें, वो भी यूपीएस को एडॉप्ट करेंगी अपने कर्मचारियों के लिए, अपने पेंशनर के लिए। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का जो लाभ है वो स्टेट गवर्नमेंट भी उठाएगी। स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरीके से स्वतंत्र है कि उसे किस ऑप्शन में जाना है। वैसे ज्यादातर वो यूपीएस का ऑप्शन चूज कर सकती है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, स्टेट गवर्नमेंट की, राज्य की सरकारों के लिए। यूनिफाइड पेंशन स्कीम की पेंशन कैलकुलेशन 12 महीने के औसत बेसिक वेतन का 50% होगी। जी हाँ दोस्तों, यूपीएस की जो कैलकुलेशन है पेंशन की, वो है 12 महीने के औसत का बेसिक वेतन का 50%। यही एम्प्लॉय को मिलेगी जब एम्प्लॉय रिटायर होगा। एक मैं आपको कैलकुलेशन समझा रहा हूं यूनिफाइड पेंशन स्कीम की। जैसे 12 महीने का औसत बेसिक वेतन 35,000 है, 12 महीने का ये मैंने औसत लिया है, औसत बेसिक वेतन जैसे 35,000 है, तो इसका 50% पेंशन बनेगी 17,500 बनेगी। और अगर किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है, तो फिर जो फैमिली पेंशन बनेगी वो बनेगी 17,500 का 60%, यानी कितना, 10,500। इस तरीके से ये फैमिली पेंशन अप्लाई होगी। यानी पेंशनर की खुद की पेंशन 17,500, और अगर डेथ हो जाती है किसी पेंशनर की, उसके बाद
नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन यानी 60% अगर हम देखें तो ये हो जाएगी 10,500। तो मतलब सेम उसी तरीके का रूल है जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम में लागू होता था, क्योंकि लास्ट बेसिक का 50% पेंशन भारत सरकार ने आपको देना स्टार्ट किया है यूपीएस के तहत, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत। चलते अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों मैं बात करूंगा आज की यूनियन कैबिनेट मीटिंग के बारे में। क्या आज कुछ घोषणाएं हुई? सोशल मीडिया की खबरों के आधार पर आज कैबिनेट मीटिंग में जुलाई से बढ़ने वाला डीए 53% और ओआरओपी 3 की टेबल्स का ऐलान होना था, जो नहीं हुआ। बिल्कुल दोस्तों, आज जो मीटिंग हुई यूनियन कैबिनेट की, उसमें कोई ऐलान नहीं हुआ डीएडीआर का, जुलाई से बढ़ने वाला। बिल्कुल दोस्तों, कोई अप्रूवल नहीं मिली, ना ही ओआरओपी 3 की कोई अप्रूवल मिली, ना ही ओआरओपी 3 के बारे में कुछ कहा। मैंने आपको पहले भी बताया, थोड़ा सा यहां पे टाइम लगेगा दोस्तों। डीएडीआर की घोषणा के लिए थोड़ा सा यहां पे टाइम चाहिए होगा, थोड़े से दिन चाहिए होंगे। होगी घोषणा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, सितंबर में भी हो सकती है, लेकिन दोस्तों थोड़े से दिन यहां पे लगेंगे। आज नहीं हुआ कुछ भी। आज दोस्तों जो मीटिंग हुई उसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ मुद्दे उठे, एग्रीकल्चर या फिर फूड सीड्स के बारे में। एग्रीकल्चर और फूड्स के बारे में दोस्तों कुछ डिसीजन लिए गए कैबिनेट मीटिंग में। डीएडीआर पे कोई चर्चा नहीं हुई, ना ही कोई घोषणा हुई, और ना ही ओआरओपी 3 की कोई घोषणा हुई। जी हाँ दोस्तों, तो ये अभी तक की खबर थी। सोशल मीडिया पे तो बहुत सी चीजें उठती रहती हैं, आती रहती हैं कि आज ये हो जाएगा, फलाना ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में थोड़ा सा यहां पे आपको इंतजार करना होगा। अभी थोड़ा सा यहां पे टाइम लग सकता है डीएडीआर की घोषणा में, कुछ दिन लग सकते हैं, और ओआरओपी 3 भी आपको कभी भी मिल सकती है, कभी भी। तो थोड़ा सा यहां पे आप पेशेंस रखिए, थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, कुछ नई अपडेट आएगी वो मैं आपको आगे दूंगा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई है। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करना और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।